जब सूरज धीरे धीरे यमुना के किनारे उतरता है और उसकी सुनहरी किरणें संगमरमर पर पड़ती हैं, तो मैं अक्सर अपने छत की मुंडेर पर बैठकर अतीत में खो जाता हूं। मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र, इस आगरा शहर का एक गुमनाम गवाह। मेरी उम्र 60 से ऊपर है, पर मेरा दिल सदियों की कहानियां समेटे बैठा है। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा इस शहर की वो कहानी जो किताबों में अधूरी है, पर मेरी आंखों में पूरी जिंदा है। प्राचीन पद चिन्ह। जब आगरा अग्रवन था, बहुत पीछे चलते हैं, जब यहां न कोई ताजमहल था न किले की दीवारें, उस समय इसे अग्रवन कहा जाता था, संस्कृत शब्दों से बना, जिसका अर्थ है आगे का वन। कहते हैं भगवान कृष्ण भी यहां आए थे। कुछ पुरानी कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के दौरान यह एक सांस्कृतिक स्थल था, मगर इतिहास की रेखाओं में यह शहर साफ दिखने लगता है तब जब सुल्तानों और बादशाहों के पांव यहां पड़े। लोदी से मुगल तक एक नई सुबह। 15वीं सदी के आखिरी वर्षों में सिकंदर लोदी ने इस नगर को बसाया और अपनी राजधानी बनाया। उसने यमुना किनारे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, बाग बगीचे बनवाए और यह शहर एक शाही ठिकाने में बदलने लगा। मगर असली परिवर्तन तब आया जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर को ये जगह बहुत पसंद आई। उसने यहाँ 4 बाग शैली के बाग लगाए, जैसे राम बाग, जो आज भी उसकी रुचियों की झलक देते हैं। अकबर का आगरा, सपनों का किला। जब बाबर के पोते अकबर का दौर आया, तब आगरा ने अपनी असली चमक देखी। अकबर ने यहीं साल 665 में आगरा का किला बनवाया, लाल पत्थरों से बना, विशाल और भव्य। इसके भीतर दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन और शीश महल जैसे हिस्से थे, जहां से पूरा साम्राज्य चलाया जाता था। अकबर ने सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जोड़े, उसने धर्मों को जोड़ने का काम भी यहीं से किया। फतेहपुर सीकरी, जो आगरा के करीब है, उसकी धार्मिक सोच की गवाही देता है दीन-ए इलाही, सुलह कुल और उस सूफी सलीम चिश्ती की दरगाह, जहां अकबर नंगे पांव गया करता था। शाहजहां और ताज का सपना। अगर कोई पूछे कि आगरा को अमर किसने किया, तो मैं कहूंगा शाहजहां ने। उसने अपनी बेपनाह मोहब्बत मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, एक ऐसा मकबरा जो समय से परे है। सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत हर सुबह, दोपहर और शाम में अलग अलग रंग में चमकती है। यह सिर्फ एक प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि स्थापत्य कला, इंजीनियरिंग और इंसानी भावनाओं की चरम सीमा है। औरंगजेब और ठहराव। शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। उसने कला और संस्कृति की जगह सख्ती को तरजीह दी। आगरा धीरे धीरे सियासी शक्ति से दूर होने लगा और दिल्ली नया केंद्र बन गया। ताज, किला और बागों की छाया में शहर की रफ्तार थमने लगी। जब मुगलों की सल्तनत ढलान पर थी, तब एक और ताकत पूर्व से चुपचाप बढ़ रही थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में आगरा एक बार फिर बदलाव की दहलीज पर था। मुगलों की छाया में थकी हुई गलियां, वीरान होते बाग और पुरानी हवेलियां अब एक नई व्यवस्था की आहट सुन रही थीं। अंग्रेज आए और उन्होंने सिर्फ हुकूमत ही नहीं बदली, शहर की रचना, संस्कृति और सोच को भी बदलना शुरू किया। 1935 में अंग्रेजों ने आगरा को उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया। उन्होंने यहाँ अल्बर्ट हॉल, सिविल लाइंस, कलेक्टर ऑफिस और सेंट जॉन्स कॉलेज जैसे संस्थान खड़े किए। इन इमारतों में यूरोपीय वास्तुकला की झलक दिखती थी, जो उस समय की सिविलाइजेशन की छवि मानी जाती थी। सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा कॉलेज और कुछ मिशनरी स्कूलों ने शिक्षा को एक नया रूप दिया। अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई, जिससे एक नई सोच और नया वर्ग जन्मा, बाबू संस्कृति। 1857 क्रांति की आग में झुलसता आगरा, लेकिन हर बदलाव स्वीकार नहीं होता। 1857 में जब देश के कोने कोने से स्वतंत्रता की चिंगारी उठी, तो आगरा भी उससे अछूता नहीं रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों की लहर यहां तक पहुंची। आगरा का किला ब्रिटिश सेना का प्रमुख ठिकाना था, लेकिन इसके आसपास के गांवों में विद्रोह की लपटें उठ रही थीं। हालांकि अंग्रेजों ने कड़ी कार्रवाई कर बगावत को दबा दिया, लेकिन यह विद्रोह साबित कर गया कि आगरा अब चुप नहीं रहने वाला। बाजार, रेलवे और आधुनिक नगरीकरण। 1853 में भारत की पहली रेलवे मुंबई में चली थी, लेकिन जल्द ही आगरा को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे शहर की व्यापारिक गतिविधियां तेज हुईं।
राजा की मंडी, चावड़ी बाजार और किनारी बाजार जैसे क्षेत्र व्यापार के नए केंद्र बने। ताजमहल अब विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका था। अंग्रेजों ने उसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया, उद्यानों का नवीनीकरण करवाया और उसे ब्रिटिश राज की धरोहर की तरह प्रस्तुत किया। 20वीं सदी की शुरुआत तक आगरा में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो गया था। मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी जैसे नेता यहाँ सभाएं करते थे। आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में हुई, जिसने छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर में आगरा के छात्र, वकील और शिक्षक भी कूद पड़े। अंग्रेजों ने कई गिरफ्तारियां की, पर शहर की आत्मा अब आजादी की ओर चल पड़ी थी। 1947 की वह सुबह जब देश ने आजादी की सांस ली, तो आगरा भी एक नई शुरुआत की ओर देख रहा था। लेकिन इस शहर की आत्मा अब भी अपने अतीत से जुड़ी हुई थी। ताजमहल, लाल किला, अकबर का मकबरा और सैकड़ों हवेलियां। फिर भी देश के अन्य भागों की तरह आगरा को भी नए युग की चुनौतियों और संभावनाओं का सामना करना था। ताजमहल से पर्यटन नगरी बनने तक आजादी के बाद सरकार ने भारत की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाए। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। धीरे धीरे यह न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। हर साल लाखों सैलानी दुनिया भर से यहाँ आते हैं, कुछ मोहब्बत की मिसाल देखने तो कुछ अद्भुत वास्तुकला का चमत्कार महसूस करने। शिल्पग्राम, मेहताब बाग, ताज नेचर वॉक जैसे स्थानों का विकास हुआ। ताज महोत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों ने शहर को एक जीवंत पहचान दी। शिक्षा और समाज में बदलाव। आजादी के बाद शिक्षा को बढ़ावा मिला। आगरा विश्वविद्यालय, अब डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ने हजारों युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। शहर में सरकारी और निजी स्कूलों की संख्या बढ़ी। महिलाओं की शिक्षा, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण, ये सब धीरे धीरे शहर के सामाजिक ढांचे को बदलने लगे। अब शहर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलाकार, हर क्षेत्र में नाम बनाने वाले लोग उभरने लगे। आधुनिक आगरा की पहचान। 1990 के दशक के बाद भारत के आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव आगरा पर भी पड़ा। नए होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, ब्रांडेड शोरूम और मल्टीप्लेक्स खुलने लगे। एमजी रोड, संजय प्लेस, कमला नगर और फतेहाबाद रोड जैसे क्षेत्र अब आधुनिकता के प्रतीक बन गए। ट्रैफिक बढ़ा, फ्लाईओवर बने, लेकिन साथ ही प्रदूषण और भीड़-भाड़ की चुनौतियां भी आईं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए शहर में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाएं घोषित की गईं। औद्योगिक और कारीगर संस्कृति। आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, अपने चमड़े के उद्योग और जूतों के लिए भी मशहूर है। देश में बने जूतों का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। यहाँ के कारीगर आज भी परंपरागत तरीकों से जूते, चप्पल, बेल्ट और बैग बनाते हैं, जो देश विदेश में निर्यात होते हैं। इसके अलावा संगमरमर की जड़ाई, पीतल का काम, जरदोजी और हस्तकला भी आज तक जीवित है। नई पीढ़ी और डिजिटल युग का आगरा। अब आगरा की नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर टैग सिटी और हेरिटेज विद हार्ट जैसे टैग से शहर को पहचान दिला रही है। यहाँ के युवा स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आगरा की छवि को एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आधुनिक केंद्र के रूप में सामने ला रहे हैं। स्कूलों में रोबोटिक्स, कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अब आगरा का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बदलावों के बीच भी हर सुबह यमुना किनारे खड़ा ताजमहल अब भी वही है, शांत, सुंदर और समय से परे। ताजमहल अब भी वैसा ही खड़ा है जैसा शाहजहां ने बनवाया था। आगरा किला अब भी सैलानियों को बताता है कि यहाँ कभी बादशाहों का दरबार लगा करता था। फतेहपुर सीकरी अब भी वक्त की जिद के सामने खामोश खड़ी है। पेठा अब भी उतना ही मीठा है और जलेबी खस्ता की खुशबू अब भी सुबह की गलियों में बहती। किनारी बाजार, राजा की मंडी, मोती कटरा अब भी जिंदा हैं भीड़ में, शोर में और दुकानों की रौनक में। अगर आप कभी आगरा आएं तो सिर्फ ताजमहल मत देखिए, कभी दायरा शाहताज की कव्वाली सुनिए, मीना बाजार में पुरानी चूड़ियां तलाशिए, बल्केश्वर के घाट पर बैठकर यमुना की थकान समझिए। तब आपको असली आगरा मिलेगा, वो जो किताबों में नहीं दिलों में जिंदा है। प्राचीन अग्रवन से लेकर आधुनिक स्मार्ट सिटी तक आगरा एक सफर है समय का, संस्कृति का और आत्मा का। और मैं योगेंद्र इसकी उस मिट्टी का हिस्सा हूं जो हर शाम ताजमहल के पीछे डूबते सूरज से सुनहरी हो जाती है। आपको कैसा लगा हमारे प्राचीन या नए युग के आगरा का इतिहास? अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दोस्त फिर मिलेगा किसी दूसरे प्राचीन शहर के इतिहास के साथ।